13 साल। सोचिए, 13 साल तक आपका अपना बच्चा बस सांस ले रहा हो, लेकिन कभी आपको देख ना पाए। क्या आप उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, या एक दिन आपको उसे हमेशा के लिए अलविदा कहना पड़ेगा? ये कहानी है हर्षित राणा की, एक ऐसा सच जो आपको अंदर तक हिला देगा। शाम का समय था, शहर की भागदौड़ धीरे धीरे थम रही थी, लेकिन एक घर के भीतर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हर्षित राणा, 22 साल का एक होनहार लड़का, अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा था। उसके सामने फैला हुआ शहर जैसे उसे बुला रहा था, ऊंचाइयों की तरफ, सपनों की तरफ। वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और उसका सपना था कि वह अपने माता पिता के लिए एक बेहतर जिंदगी बनाए। उसके पिता, राजेश राणा, एक छोटे सरकारी कर्मचारी थे और मां, सुनीता राणा, गृहिणी। दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे की पढ़ाई और भविष्य के लिए समर्पित कर दी थी। हर्षित बचपन से ही शांत और समझदार था। पड़ोस वाले अक्सर कहा करते थे, ऐसा बेटा हर किसी को नहीं मिलता। वो कभी ज्यादा मांग नहीं करता था, कभी जिद नहीं करता था। जो भी मिलता उसमें खुश रहता। लेकिन उसके भीतर एक आग थी, कुछ बड़ा करने की, कुछ बनने की। उस दिन भी वह अपने भविष्य को लेकर सोच रहा था। उसके कॉलेज का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था और उसे लेकर वह थोड़ा तनाव में था। उसके दोस्त नीचे पार्किंग में इंतजार कर रहे थे उसे बुलाने के लिए। उन्होंने कई बार फोन किया, लेकिन हर्षित ने उठाया नहीं। वह अपने विचारों में इतना खो गया था कि उसे आसपास की दुनिया का होश ही नहीं रहा। 4 मंजिल की उस इमारत की बालकनी में खड़ा होकर वह नीचे झांक रहा था। अचानक उसका फोन बजा। वह चौंका और उसी घबराहट में उसका संतुलन बिगड़ गया। एक पल, बस एक पल, और सब कुछ बदल गया। हर्षित, नीचे से किसी ने चीखते हुए कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हर्षित 4थी मंजिल से नीचे गिर चुका था। धड़ाम, उस आवाज ने पूरे मोहल्ले को हिला दिया। लोग दौड़ते हुए बाहर आए। किसी ने एम्बुलेंस को फोन किया, कोई पानी लेकर आया, कोई बस खड़ा होकर दहशत में देखता रहा। जमीन पर पड़ा हर्षित बेहोश था, उसके सिर से खून बह रहा था और उसका शरीर पूरी तरह निष्क्रिय था। कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस आ गई। उसे जल्दी जल्दी स्ट्रेचर पर रखा गया। उसके दोस्त रो रहे थे, कोई उसके चेहरे पर पानी छिड़क रहा था, कोई उसका नाम पुकार रहा था, हर्षित, उठ, सुन रहा है ना तू? लेकिन हर्षित अब उस दुनिया से बहुत दूर जा चुका था। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टरों की टीम तुरंत हरकत में आ गई। मशीनों की आवाजें, भागते हुए नर्स, और बीच में एक लड़का जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। हेड इंजरी है, बहुत गंभीर, एक डॉक्टर ने कहा। ब्लीडिंग कंट्रोल करो, तुरंत सीटी स्कैन, दूसरे ने आदेश दिया। कुछ देर बाद रिपोर्ट सामने आई। डॉक्टर के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। ब्रेन में गंभीर चोट आई है, हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। लेकिन क्या डॉक्टर? नर्स ने पूछा। चांस बहुत कम है। इसी बीच हर्षित के माता पिता अस्पताल पहुंच चुके थे। राजेश राणा की सांसें तेज हो रही थीं और सुनीता राणा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरा बेटा कहाँ है? सुनीता ने रोते हुए पूछा। डॉक्टर ने उन्हें एक कमरे में ले जाकर सारी बात बताई। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्थिति बहुत गंभीर है, आपको मजबूत रहना होगा। डॉक्टर, मेरा बेटा बच जाएगा ना? राजेश ने कांपती आवाज में पूछा। डॉक्टर ने कुछ सेकंड चुप रहकर कहा, हम कोशिश कर रहे हैं। उस जवाब में उम्मीद कम और सच्चाई ज्यादा थी। ऑपरेशन शुरू हुआ। घंटों बीत गए। हर मिनट जैसे एक युग की तरह लग रहा था। बाहर बैठी सुनीता बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो, उसकी जिंदगी ले लो, मेरी ले लो, बस उसे बचा लो। राजेश चुपचाप बैठे थे। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा था। वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका दिल हर पल टूट रहा था। करीब 6 घंटे बाद ऑपरेशन खत्म हुआ। डॉक्टर बाहर आए। दोनों तुरंत उठकर उनके पास पहुंचे। डॉक्टर, मेरा बेटा? सुनीता ने लगभग चीखते हुए पूछा। डॉक्टर ने गहरी सांस ली।
ऑपरेशन सफल रहा है, लेकिन फिर वही लेकिन वो अभी कोमा में है। ये सुनते ही सुनीता जमीन पर बैठ गई। उसकी दुनिया जैसे खत्म हो गई थी। कोमा, राजेश ने धीरे से दोहराया। जी, और हमें नहीं पता कि वह कब होश में आएगा या आएगा भी या नहीं। वो शब्द जैसे किसी हथौड़े की तरह उनके दिल पर पड़े। दिन बीतते गए, हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए, लेकिन हर्षित की आंखें नहीं खुलीं। वह आईसीयू में एक मशीन की तरह पड़ा था, सांसें मशीन के सहारे, शरीर निष्क्रिय और चेहरे पर कोई भाव नहीं। सुनीता हर दिन उसके पास बैठती, उसका हाथ पकड़कर उससे बातें करती। हर्षित, उठ जा बेटा, देख मैं आई हूँ, तेरा पसंदीदा खाना बनाया है, तू उठेगा ना? लेकिन कोई जवाब नहीं आता। राजेश हर दिन डॉक्टर से एक ही सवाल पूछते, कोई उम्मीद है? और हर बार जवाब मिलता, हम कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे लोगों ने आना बंद कर दिया। रिश्तेदार, दोस्त, सब अपनी जिंदगी में वापस लौट गए। लेकिन राजेश और सुनीता की जिंदगी वहीं रुक गई, आईसीयू के उस कमरे में। एक दिन डॉक्टर ने उन्हें बुलाया। अब हमें उसे घर ले जाना होगा, अस्पताल में रखने का कोई फायदा नहीं है। घर? राजेश ने पूछा। जी, अब देखभाल घर पर ही करनी होगी। और इसी के साथ शुरू हुआ एक लंबा, कठिन और दर्द भरा सफर, एक ऐसा सफर जहां उम्मीद और हकीकत हर दिन टकराने वाली थी। हर्षित अब घर पर था, एक कमरे में जहां हर कोना उसकी पुरानी यादों से भरा था, उसकी किताबें, उसकी ट्रॉफियां, उसकी मुस्कान की तस्वीरें। लेकिन अब वह सब बस यादें बन चुकी थीं। अब उस कमरे में एक बिस्तर था, मशीनें थीं और एक शरीर जो जिंदा था लेकिन जिंदगी से दूर था। सुनीता हर सुबह उसे साफ करती, उसे खाना नली के जरिए देती, उसके बाल संवारती। तू ठीक हो जाएगा बेटा, मैं जानती हूँ। राजेश बाहर से मजबूत बने रहते, लेकिन रात को अकेले में रोते थे। मैंने तुझे इस हालत में देखने के लिए नहीं पाला था बेटा। घर का वह कमरा अब एक छोटे से अस्पताल में बदल चुका था, लेकिन उस कमरे की दीवारों पर अभी भी हर्षित की पुरानी हंसी की गूंज जैसे कहीं अटकी हुई थी। हर सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आती, तो कुछ पल के लिए ऐसा लगता जैसे सब पहले जैसा हो जाएगा, जैसे हर्षित अचानक आंखें खोल देगा और कहेगा, माँ, चाय बना दो, मुझे कॉलेज जाना है। लेकिन हर बार वो उम्मीद उसी खामोशी में टूट जाती, जो पिछले कई महीनों से उस कमरे में पसरी हुई थी। सुनीता राणा की दिनचर्या अब पूरी तरह बदल चुकी थी। सुबह 5 बजे उठना, भगवान के सामने दीप जलाना और फिर सीधे हर्षित के कमरे में जाना, यही उसकी जिंदगी बन गई थी। वह धीरे धीरे दरवाजा खोलती, जैसे उसे डर हो कि कहीं उसकी आवाज से हर्षित की नींद टूट न जाए, जबकि वह जानती थी कि यह नींद अब साधारण नींद नहीं रही। फिर भी वह हर दिन उसी तरह उसके पास जाती, जैसे एक माँ अपने सोए हुए बच्चे को देखने जाती है। गुड मॉर्निंग बेटा, वो हर दिन यही कहती और फिर उसके माथे पर हाथ फेरती। हर्षित की आंखें बंद रहती, शरीर बिल्कुल स्थिर, लेकिन मशीनों की धीमी आवाजें ये बताती कि उसकी सांसें अभी भी चल रही हैं। सुनीता धीरे धीरे उसके हाथों को सहलाती, उंगलियों को हिलाने की कोशिश करती, जैसे वो उसे जिंदगी की तरफ वापस खींचना चाहती हो। उसके बाद शुरू होता था देखभाल का सिलसिला, नली के जरिए खाना देना, शरीर को साफ करना, दवाइयाँ देना और हर 2 घंटे में उसकी पोजीशन बदलना ताकि शरीर में जकड़न न आए। ये सब काम अब सुनीता इतनी सहजता से करती थी जैसे वह जन्म से ही यह सब जानती हो, लेकिन अंदर ही अंदर हर पल उसका दिल टूटता रहता था। राजेश राणा भी अब पहले जैसे नहीं रहे थे। ऑफिस जाना उन्होंने लगभग छोड़ दिया था। शुरू में उन्होंने छुट्टियां ली, फिर बिना वेतन के अवकाश और आखिरकार उन्होंने नौकरी ही छोड़ दी। लोगों ने समझाया, ऐसे कैसे चलेगा, खर्च कैसे उठाओगे, लेकिन उनके लिए अब सबसे बड़ा सच उनका बेटा था, बाकी सब चीजें छोटी लगने लगी थीं। घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे कमजोर होने लगी थी। हर्षित के इलाज में जो बचत थी, वह खत्म हो चुकी थी। कुछ गहने बिक चुके थे, कुछ उधार लिया जा चुका था। लेकिन राजेश और सुनीता ने कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि वे टूट रहे हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक लड़ाई थी, अपने बेटे को वापस पाने की लड़ाई। एक दिन दोपहर का समय था।
बाहर तेज धूप थी, लेकिन घर के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे समय यहाँ रुक गया हो। सुनीता हर्षित के पास बैठी थी और उसके बालों में तेल लगा रही थी। याद है बेटा, जब तू छोटा था ना, तो तू ऐसे ही मेरे पास बैठ जाता था और कहता था, माँ मेरे बालों में तेल लगा दो, मुझे हीरो बनना है। वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, लेकिन उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। तभी अचानक उसे लगा जैसे हर्षित की उंगली हल्की सी हिली। वह एकदम से रुक गई। हर्षित, उसने धीरे से पुकारा। उसने ध्यान से देखा, कुछ नहीं। शायद वह उसका भ्रम था, लेकिन उस छोटे से भ्रम ने उसके अंदर एक नई उम्मीद जगा दी। शाम को जब राजेश घर आए तो सुनीता ने उत्साहित होकर कहा, आज हर्षित ने उंगली हिलाई। राजेश कुछ पल के लिए चुप रहे। उनके चेहरे पर खुशी और डर दोनों एक साथ थे। सच? उन्होंने पूछा। हाँ, मैंने खुद देखा। राजेश ने हर्षित के पास जाकर उसका हाथ पकड़ा। बेटा, अगर तू सुन सकता है ना, तो एक बार और हिला दे। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। राजेश ने धीरे से उसका हाथ छोड़ दिया। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में निराशा साफ दिखाई दे रही थी। शायद तुमने गलत देखा होगा, उन्होंने धीमे से कहा। सुनीता का दिल जैसे टूट गया। नहीं, मैंने सच में देखा था, उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन सच्चाई वही थी, कोई बदलाव नहीं था। दिन फिर से वैसे ही बीतने लगे, उम्मीद, इंतजार और खामोशी के बीच। समय धीरे धीरे 1 साल पूरा कर चुका था। 1 साल, 365 दिन। हर दिन एक जैसी पीड़ा लेकर आता और एक जैसी खामोशी में खत्म हो जाता। उस दिन हर्षित के एक्सीडेंट को ठीक 1 साल हो गया था। सुनीता ने सुबह मंदिर में ज्यादा देर तक पूजा की। उसने भगवान से कहा, आज के दिन तो कोई चमत्कार कर दो। उसने हर्षित के लिए उसका पसंदीदा हलवा बनाया, भले ही वो खा नहीं सकता था। उसने उसके पास बैठकर कहा, आज तेरी पसंद का बनाया है, तू उठ जाना। राजेश भी उस दिन ज्यादा चुप थे। उन्होंने पूरे दिन हर्षित के पास बैठकर उसका हाथ पकड़े रखा। शाम को डॉक्टर घर पर चेकअप के लिए आए। उन्होंने मशीनों को देखा, रिपोर्ट्स चेक की और फिर राजेश और सुनीता को अलग ले जाकर कहा, स्थिति वही है, कोई खास सुधार नहीं। लेकिन डॉक्टर, 1 साल हो गया। राजेश की आवाज भारी हो गई। जी, और यही चिंता की बात है, डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा। मतलब? सुनीता ने घबराकर पूछा। जितना समय बढ़ता जाएगा, उतनी संभावना कम होती जाएगी कि वह वापस होश में आए। ये सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो क्या हमें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए? राजेश ने पूछा। डॉक्टर कुछ पल चुप रहे। मैं यह नहीं कह रहा, लेकिन आपको मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। ये शब्द किसी सजा से कम नहीं थे। डॉक्टर चले गए। घर में फिर वही सन्नाटा। उस रात राजेश छत पर बैठे थे। आसमान में चांद था, लेकिन उन्हें उसमें भी कोई रोशनी नहीं दिख रही थी। सुनीता भी उनके पास आकर बैठ गई। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर अचानक सुनीता बोली, अगर वो कभी वापस नहीं आया तो? राजेश ने उसकी तरफ देखा। ये सवाल दोनों के मन में था, लेकिन आज पहली बार वह शब्दों में बाहर आया था। वो आएगा, राजेश ने मजबूती से कहा, लेकिन उनकी आवाज में आत्मविश्वास कम था। कब तक इंतजार करेंगे हम? सुनीता की आंखों से आंसू बहने लगे। राजेश के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बस उसका हाथ पकड़ लिया। नीचे कमरे में हर्षित वैसे ही लेटा था, शांत, स्थिर और अनजान। उसे नहीं पता था कि उसके लिए उसके माता पिता हर दिन टूट रहे हैं, या शायद कहीं अंदर वह सब महसूस कर रहा था, लेकिन जवाब देने में असमर्थ था। रात और गहरी होती गई, और उस घर में उम्मीद और निराशा के बीच एक और दिन खत्म हो गया। ये सफर अभी लंबा था, बहुत लंबा, और दर्द अभी शुरू ही हुआ था। समय का सबसे अजीब सच ये होता है कि वो कभी रुकता नहीं, चाहे किसी की दुनिया पूरी तरह क्यों न रुक जाए। हर्षित राणा के घर में भी यही हो रहा था। बाहर की दुनिया बदल रही थी, लोग आगे बढ़ रहे थे, बच्चे बड़े हो रहे थे, नए सपने बन रहे थे, लेकिन उस घर के अंदर हर दिन वही था, वही बिस्तर,
वही मशीनों की आवाज, वही खामोशी और वही इंतजार जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर्षित कोमा में था, अब 1.5 साल से ज्यादा हो चुका था। शुरुआती दिनों में जो लोग रोज हाल चाल पूछने आते थे, अब उनका आना लगभग बंद हो चुका था। रिश्तेदारों के फोन भी अब कभी कभार ही आते थे। कुछ लोग सहानुभूति जताते, कुछ सलाह देते और कुछ चुपचाप दूर हो गए। ये सब धीरे धीरे हुआ, इतना धीरे कि राजेश और सुनीता को भी इसका एहसास तब हुआ जब घर लगभग खाली हो चुका था। लेकिन एक चीज नहीं बदली थी, उनका इंतजार। हर दिन, हर पल, हर सांस में वही उम्मीद थी कि शायद आज, शायद अभी कोई चमत्कार होगा। सुबह का समय था। सुनीता हमेशा की तरह हर्षित के पास बैठी थी। उसने उसके चेहरे को साफ किया, उसके बालों को ठीक किया और फिर धीरे से उसके कान में बोली, बेटा, आज तेरे पापा तुझे बाहर ले जाने वाले हैं। डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ी धूप जरूरी है, तू खुश होगा ना? वो खुद जानती थी कि हर्षित जवाब नहीं देगा, लेकिन फिर भी वह हर दिन उससे ऐसे बात करती जैसे वह सब कुछ सुन रहा हो। राजेश ने एक छोटा सा व्हीलचेयर जैसा बेड तैयार किया था, जिसमें हर्षित को सावधानी से लिटाकर बाहर बालकनी में ले जाया जा सकता था। डॉक्टर ने सलाह दी थी कि कभी कभी उसे खुले माहौल में रखना चाहिए, ताकि शरीर और दिमाग पर थोड़ा सकारात्मक असर पड़े। धीरे धीरे, बहुत सावधानी से दोनों ने मिलकर हर्षित को उस बेड पर शिफ्ट किया। हर हरकत में डर था, कहीं कोई चोट न लग जाए, कहीं कोई नली न खिसक जाए। जब वे उसे बालकनी में लेकर आए तो हल्की हल्की हवा चल रही थी। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ीं। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे हर्षित के चेहरे पर हल्की सी हरकत हुई हो। सुनीता तुरंत झुक गई। देखा आपने? देखा ना? उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई थी। राजेश ने ध्यान से देखा। उन्हें कुछ खास नजर नहीं आया, लेकिन उन्होंने सिर हिला दिया। हाँ, शायद। वो झूठ नहीं बोल रहे थे, वो बस उम्मीद को जिंदा रख रहे थे। दिन इसी तरह बीत रहे थे, छोटी छोटी उम्मीदों और बड़ी बड़ी खामोशियों के बीच। लेकिन इस कहानी में सिर्फ दर्द ही नहीं था, धीरे धीरे एक और चीज भी आ रही थी, थकान। शारीरिक नहीं, मानसिक थकान। सुनीता अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे गहरे होते जा रहे थे, उसके हाथों में कंपन रहने लगा था और उसकी आवाज में पहले वाली ऊर्जा नहीं थी। वो हर काम करती थी, लेकिन अब उसमें पहले जैसा विश्वास नहीं था। एक रात जब वो हर्षित के पास बैठी थी, अचानक उसकी आंख लग गई। ये पहली बार था कि वह अपने बेटे के पास बैठते बैठते सो गई थी। राजेश ने जब उसे देखा तो धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। सो जाओ थोड़ी देर, मैं बैठता हूँ यहाँ। सुनीता ने आंखें खोली। नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक नहीं हो, राजेश ने पहली बार थोड़ा सख्त स्वर में कहा। दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखते रहे। फिर सुनीता चुपचाप उठकर दूसरे कमरे में चली गई। राजेश हर्षित के पास बैठ गए। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, तू देख रहा है ना, तेरी माँ थक गई है, बहुत थक गई है। उनकी आवाज भर आ गई। अगर तू सुन सकता है ना, तो बस एक बार आंखें खोल दे, हम कुछ नहीं मांगेंगे। लेकिन जवाब वही था, खामोशी। समय और आगे बढ़ता गया। 2 साल, पूरा 2 साल हो चुके थे। इस दौरान कई बार ऐसा लगा कि शायद अब कुछ बदलेगा, लेकिन हर बार वो उम्मीद अधूरी ही रह गई। एक दिन अचानक हर्षित की तबीयत बिगड़ गई। उसकी सांसें तेज हो गईं, मशीनें अलार्म देने लगीं। राजेश और सुनीता घबरा गए। डॉक्टर को बुलाओ, राजेश ने तुरंत फोन किया। कुछ ही देर में डॉक्टर आ गए। उन्होंने तुरंत स्थिति संभाली, दवाइयां दी, मशीनों को एडजस्ट किया। करीब 1 घंटे की भागदौड़ के बाद स्थिति थोड़ी स्थिर हुई। क्या हुआ था? राजेश ने घबराकर पूछा। शरीर कमजोर हो रहा है, इन्फेक्शन का खतरा हमेशा रहता है, डॉक्टर ने गंभीरता से कहा। लेकिन वो ठीक तो हो जाएगा ना? सुनीता ने कांपती आवाज में पूछा। डॉक्टर ने सीधे जवाब नहीं दिया। हमें बहुत सावधानी रखनी होगी। ये शब्द सुनकर दोनों समझ गए कि मामला कितना गंभीर है। उस दिन के बाद से डर और बढ़ गया। अब हर छोटी सी आवाज, हर छोटी सी हरकत उन्हें डरा देती थी।
रात को नींद आना और मुश्किल हो गया। हर कुछ मिनट में उठकर हर्षित को देखना, मशीनों को चेक करना, ये सब अब आदत बन चुका था। लेकिन इस सब के बीच एक और बदलाव हो रहा था उनके रिश्ते में। पहले वे एक दूसरे का सहारा थे, अब कभी कभी वही दर्द उनके बीच दूरी भी पैदा कर रहा था। एक रात जब दोनों बहुत थके हुए थे, अचानक बहस हो गई। तुमने दवाई टाइम पर नहीं दी, राजेश ने गुस्से में कहा। मैं पूरे दिन अकेली संभालती हूँ सब कुछ, सुनीता भी पहली बार जोर से बोली। तो क्या मैं कुछ नहीं करता? तुम बस बोलते हो, करते कुछ नहीं। ये शब्द जैसे तीर की तरह लगे। राजेश चुप हो गए। कुछ पल के लिए कमरे में सिर्फ भारी सांसों की आवाज थी। फिर सुनीता अचानक रो पड़ी। मैं थक गई हूँ, मैं सच में थक गई हूँ। राजेश ने उसे देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बस दर्द था। उन्होंने धीरे से उसके पास जाकर उसे गले लगा लिया। मैं भी थक गया हूँ, उन्होंने धीमे से कहा। दोनों रोते रहे। हर्षित वहीं पास में लेटा था, शांत, जैसे इस सब से अनजान। लेकिन शायद कहीं अंदर वह सब महसूस कर रहा था। उस रात के बाद दोनों ने एक दूसरे को दोष देना बंद कर दिया। वे समझ चुके थे कि यह लड़ाई किसी एक की नहीं है, ये दोनों की है। और सबसे बड़ा सच ये था कि वे दोनों अकेले थे, दुनिया से नहीं, हालात से। 3 साल पूरे होने वाले थे। 3 साल एक इंसान की पूरी जिंदगी बदलने के लिए काफी होते हैं। और यहाँ एक जिंदगी जैसे रुकी हुई थी। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकने वाली थी। आने वाले साल और भी कठिन होने वाले थे, क्योंकि अब सिर्फ उम्मीद ही नहीं, सवाल भी बढ़ने वाले थे। ऐसे सवाल जिनका जवाब देना आसान नहीं होता। 3 साल पूरे हो चुके थे। 3 साल इतने लंबे कि किसी भी इंसान की जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाए, लेकिन हर्षित राणा की जिंदगी वहीं ठहरी हुई थी, एक बिस्तर पर, मशीनों के सहारे, आंखें बंद और एक अनिश्चित भविष्य के साथ। इस दौरान राजेश और सुनीता ने हर तरह का सहारा ढूंढने की कोशिश की थी। डॉक्टर, दवाइयाँ, थेरेपी, दुआएं, मंदिर, गुरुद्वारा, यहाँ तक कि झाड़ फूंक तक। लेकिन हर रास्ता अंत में उसी जगह आकर रुक जाता, खामोशी। घर की दीवारें अब पुरानी हो चली थीं, जैसे उनमें भी समय का बोझ उतर आया हो। हर्षित का कमरा अब सिर्फ एक कमरा नहीं था, वो एक प्रतीक बन चुका था, उम्मीद का, दर्द का, और एक ऐसे इंतजार का जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। हर चीज अपनी जगह पर थी, लेकिन उनमें जान नहीं थी। किताबें धूल से ढक चुकी थीं, ट्रॉफियों की चमक फीकी पड़ चुकी थी, और तस्वीरों में कैद मुस्कान अब जैसे सवाल पूछती थी, कब तक? सुनीता अब भी हर सुबह उसी नियम से उठती थी, लेकिन उसके कदम अब पहले जैसे तेज नहीं रहे थे। उसके बालों में सफेदी साफ दिखने लगी थी, चेहरे की झुर्रियां गहरी हो चुकी थीं, और आंखों में एक स्थायी थकान बस गई थी। फिर भी जब वो हर्षित के पास जाती, तो उसके चेहरे पर वही पुरानी ममता आ जाती। उठ जा बेटा, देख आज तेरी पसंद का मौसम है, हल्की ठंडी हवा चल रही है, वो उसके कान में धीरे से कहती। राजेश भी बदल चुके थे। पहले जो आदमी हर बात पर दृढ़ रहता था, अब ज्यादा चुप रहने लगा था। वो कम बोलते थे, ज्यादा सोचते थे। अक्सर देर रात तक जागते रहते, छत को देखते हुए, जैसे किसी जवाब की तलाश कर रहे हों। एक दिन दोपहर को घर में एक नया चेहरा आया, डॉक्टर आकाश मेहता। वो एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, जिन्हें किसी जान पहचान वाले ने सुझाया था। राजेश ने काफी सोच विचार के बाद उन्हें बुलाया था, शायद किसी नई उम्मीद के लिए। डॉक्टर मेहता ने हर्षित को ध्यान से देखा, मशीनों की रीडिंग चेक की, रिपोर्ट्स देखी, और फिर कुछ देर चुप रहे। कितने साल हो गए? उन्होंने पूछा। 3 साल, राजेश ने धीमे से जवाब दिया। डॉक्टर ने सिर हिलाया। और इस दौरान कोई बड़ा बदलाव? नहीं, सुनीता की आवाज टूट गई। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। देखिए, मैं आपको सच बताऊंगा, क्योंकि झूठी उम्मीद देना सही नहीं होगा। दोनों ने एक साथ उनकी तरफ देखा। इतने लंबे समय तक कोमा में रहने के बाद रिकवरी की संभावना बहुत कम हो जाती है। ये सुनकर कमरे में जैसे हवा भारी हो गई। मतलब कोई उम्मीद नहीं? राजेश ने पूछा। मैं यह नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं, लेकिन बहुत कम।
तो हमें क्या करना चाहिए? सुनीता ने पूछा। डॉक्टर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, आप उसकी देखभाल वैसे ही करते रहिए, लेकिन आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा कि शायद वह कभी वापस न आए। ये शब्द जैसे दिल में उतर गए। डॉक्टर चले गए, लेकिन उनके शब्द घर में गूंजते रहे। उस दिन के बाद कुछ बदल गया था। पहले जहां हर दिन में एक उम्मीद होती थी, अब उसमें एक डर भी शामिल हो गया था। क्या ये सब हमेशा ऐसे ही रहेगा? रात को जब दोनों अपने कमरे में थे, अचानक राजेश बोले, अगर वह कभी नहीं उठा तो? ये वही सवाल था जो पहले भी आया था, लेकिन इस बार उसमें ज्यादा गहराई थी। सुनीता ने तुरंत कहा, ऐसा मत कहिए, मैं बस सोच रहा हूँ। राजेश की आवाज धीमी थी। नहीं, वो उठेगा, सुनीता ने दृढ़ता से कहा, लेकिन उसकी आंखों में विश्वास कम हो चुका था। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर राजेश ने कहा, हम कब तक? वह वाक्य अधूरा रह गया, लेकिन दोनों समझ गए थे। दिन बीतते गए। 4 साल। समय जैसे एक लंबी सुरंग बन चुका था, जिसमें कोई रोशनी नजर नहीं आ रही थी। इस दौरान घर की आर्थिक हालत और खराब हो चुकी थी। उधार बढ़ता जा रहा था, खर्चे कम नहीं हो रहे थे, और आमदनी लगभग खत्म हो चुकी थी। राजेश ने छोटे मोटे काम शुरू किए थे, कभी किसी के कागज बनवाना, कभी दुकान में मदद करना, बस इतना कि घर चल सके और हर्षित की देखभाल जारी रहे। लेकिन सबसे बड़ा बोझ पैसे का नहीं था, सबसे बड़ा बोझ था अनिश्चितता का। एक दिन पड़ोस की एक महिला आई। भाभी, आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं। भगवान भी कभी कभी ऐसे इम्तिहान लेता है, लेकिन कभी कभी हमें सच्चाई को स्वीकार भी करना पड़ता है। उसकी बात सुनकर सुनीता का दिल भर आया। आप क्या कहना चाहती हैं? उसने पूछा। महिला थोड़ा हिचकिचाई। मैं बस इतना कह रही हूँ कि अगर कोई रास्ता हो जिससे उसे इस हालत से मुक्ति मिल सके। ये शब्द सुनते ही सुनीता गुस्से में भर गई। आप कहना क्या चाहती हैं? कि मैं अपने बेटे को मार दूं? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें आग थी। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। महिला घबरा गई। तो फिर ऐसा मत कहिए, सुनीता ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। महिला चुपचाप चली गई, लेकिन उसके शब्द हवा में रह गए। उस रात सुनीता बहुत देर तक रोती रही। राजेश उसके पास बैठे रहे। कुछ देर बाद उन्होंने धीरे से कहा, वो गलत नहीं कह रही थी। सुनीता ने तुरंत उनकी तरफ देखा। आप भी? मैं बस सोच रहा हूँ। राजेश की आवाज भारी थी। नहीं, ये कभी मत सोचिए, वह हमारा बेटा है, हम उसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? हम उसे छोड़ नहीं रहे, राजेश रुक गए। वह शब्द नहीं बोल पाए। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार यह सन्नाटा अलग था। इसमें सिर्फ दर्द नहीं था, एक सवाल भी था। ऐसा सवाल जो आने वाले समय में और गहरा होने वाला था। 5वां साल शुरू हो चुका था, और अब ये सिर्फ इंतजार की कहानी नहीं रह गई थी। यह अब एक फैसले की तरफ बढ़ रही थी। एक ऐसे फैसले की तरफ जो किसी भी माता पिता के लिए सबसे कठिन होता है। 5वां साल शुरू हो चुका था। समय अब दिनों, महीनों या सालों में नहीं मापा जा रहा था, बल्कि उस खामोशी में मापा जा रहा था जो हर दिन हर्षित के कमरे में फैली रहती थी। घर की घड़ी की टिक टिक अब सिर्फ समय नहीं बताती थी, बल्कि हर गुजरते पल के साथ एक सवाल भी पूछती थी, कब तक? राजेश राणा अब पहले जैसे नहीं रहे थे। उनके चेहरे पर उम्र से ज्यादा थकान दिखाई देने लगी थी। बाल लगभग सफेद हो चुके थे, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, और चाल में भी पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। लेकिन इसके बावजूद हर सुबह वह उठते, हर्षित के कमरे में जाते और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहते, गुड मॉर्निंग बेटा। यह एक आदत नहीं थी, यह एक उम्मीद थी जो हर दिन टूटती थी, लेकिन खत्म नहीं होती थी। सुनीता की हालत भी अलग नहीं थी। वह अब भी हर काम करती थी, दवाइयाँ देना, सफाई करना, खाना देना, शरीर की मालिश करना, लेकिन अब उसके अंदर एक अजीब सा खालीपन आ गया था। पहले वह हर काम करते हुए कुछ ना कुछ बोलती रहती थी, अब कई बार वह चुपचाप सब कुछ कर जाती थी। एक दिन सुबह सुबह जब वह हर्षित को साफ कर रही थी, अचानक उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने अपने हाथ रोक लिए।
क्यों नहीं उठता तू? उसने धीरे से कहा। मैं थक गई हूँ बेटा, बहुत थक गई हूँ। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि जैसे वह खुद से बात कर रही हो। लेकिन शायद कहीं अंदर हर्षित सुन रहा था। घर के बाहर की दुनिया अब पूरी तरह बदल चुकी थी। पड़ोस के बच्चे बड़े हो चुके थे, कुछ नौकरी करने लगे थे, कुछ की शादी हो चुकी थी। वही बच्चे जो कभी हर्षित के साथ खेलते थे, अब उसे एक कहानी की तरह देखते थे, एक ऐसी कहानी जो अधूरी रह गई। एक दिन उन्हीं में से एक लड़का, रोहन, घर आया। आंटी, मैं हर्षित भैया को देखने आया हूँ, उसने झिझकते हुए कहा। सुनीता ने उसे अंदर बुलाया। रोहन धीरे धीरे कमरे में गया। उसने हर्षित को देखा, बिल्कुल शांत, बिना किसी हरकत के। उसकी आंखें भर आईं। भैया, मैं रोहन, याद है आपको? हम साथ में क्रिकेट खेलते थे। उसकी आवाज़ कांप रही थी। कोई जवाब नहीं आया। आप कहते थे ना कि एक दिन बड़ा आदमी बनोगे, देखो, मैं भी अब जॉब करने लगा हूँ, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सुनीता दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थी। उसने पहली बार महसूस किया दुनिया सच में आगे बढ़ चुकी है और वे वहीं रुके हुए हैं। उस दिन के बाद से उसके अंदर कुछ और बदल गया। अब वो सिर्फ उम्मीद में नहीं जी रही थी, अब वो एक सच्चाई को महसूस करने लगी थी, धीरे धीरे लेकिन गहराई से। शाम को जब राजेश घर आए तो उसने उनसे कहा, आज रोहन आया था। अच्छा, राजेश ने कहा, वो अब नौकरी करता है। राजेश चुप रहे। सब आगे बढ़ गए। सुनीता ने धीरे से कहा, ये वाक्य साधारण था, लेकिन उसके पीछे बहुत कुछ था। राजेश ने उसकी तरफ देखा। हम भी आगे बढ़ेंगे। कैसे? सुनीता ने सीधा सवाल पूछा। राजेश के पास जवाब नहीं था। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर अचानक सुनीता बोली, क्या हम गलत कर रहे हैं? राजेश चौंक गए। क्या मतलब? मतलब क्या हम उसे इस हालत में रखकर उसे तकलीफ दे रहे हैं? ये सवाल पहली बार इतने स्पष्ट शब्दों में सामने आया था। राजेश ने तुरंत कहा, नहीं, हम उसकी देखभाल कर रहे हैं। लेकिन अगर वह इस हालत में नहीं रहना चाहता हो तो? कमरे में सन्नाटा छा गया। ये सवाल आसान नहीं था। तुम ये कैसे सोच सकती हो? राजेश ने थोड़ा सख्त स्वर में कहा। मैं नहीं सोच रही, मैं महसूस कर रही हूँ। सुनीता की आंखों में आंसू थे। हर दिन जब मैं उसे देखती हूँ, मुझे लगता है कि वो कहीं अंदर से चिल्ला रहा है, लेकिन हम सुन नहीं पा रहे। राजेश ने नजरें झुका ली। वो इस बात से भाग नहीं सकते थे, क्योंकि कहीं न कहीं उन्होंने भी ये महसूस किया था। उस रात दोनों सो नहीं पाए। दोनों अपने अपने विचारों में उलझे रहे। एक तरफ था माँ बाप का प्यार, जो अपने बच्चे को हर हाल में जिंदा देखना चाहता है। दूसरी तरफ था वह दर्द, जो हर दिन उन्हें तोड़ रहा था। छठा साल शुरू हो चुका था। अब ये सिर्फ एक इंतजार नहीं था, ये एक संघर्ष था, प्यार और पीड़ा के बीच। एक दिन डॉक्टर फिर से घर आए। उन्होंने हर्षित की हालत देखी, रिपोर्ट्स चेक की और फिर गंभीर स्वर में कहा, शरीर अब धीरे धीरे रिस्पॉन्स कम कर रहा है। मतलब? राजेश ने पूछा। मतलब हमें और ज्यादा सावधानी रखनी होगी, और आपको ये भी समझना होगा कि यह स्थिति हमेशा नहीं रह सकती। यह एक चेतावनी थी, एक संकेत। उस दिन के बाद से घर का माहौल और भारी हो गया। अब हर दिन सिर्फ उम्मीद नहीं लाता था, अब हर दिन एक नया डर भी लेकर आता था। और उस डर के बीच एक सवाल बार बार उठने लगा था, क्या सच में यही सही है, या कुछ और करना चाहिए? ये सवाल अभी छोटा था, लेकिन आने वाले समय में यही सवाल सबसे बड़ा बनने वाला था। छठा साल, अब समय सिर्फ बीत नहीं रहा था, बल्कि जैसे हर दिन अपने साथ एक और बोझ लेकर आता था। हर्षित का कमरा अब पहले से भी ज्यादा शांत हो गया था। मशीनों की आवाजें अब भी थीं, लेकिन उनमें भी जैसे थकान आ गई थी। हर बीप, हर हल्की सी धड़कन जैसे ये कह रही थी कि शरीर अब सिर्फ आदत से चल रहा है, इच्छा से नहीं। राजेश और सुनीता के लिए ये कमरा अब सिर्फ उम्मीद की जगह नहीं रहा था, यह एक ऐसी जगह बन चुका था जहां हर दिन उन्हें खुद से, अपने फैसलों से और अपनी सीमाओं से लड़ना पड़ता था।
सुनीता अब पहले से ज्यादा चुप रहने लगी थी। वह अपना हर काम करती थी, लेकिन अब वह कम बोलती थी। पहले जहां वह हर पल हर्षित से बातें करती रहती थी, अब कई बार वह सिर्फ उसे देखती रहती, लंबे समय तक, बिना कुछ कहे। उसके चेहरे पर अब एक अलग ही भाव था, जैसे वह किसी गहरी सोच में डूबी हो, किसी ऐसे जवाब की तलाश में जिसे वह खुद भी स्वीकार नहीं करना चाहती। एक दिन दोपहर को, जब वह हर्षित के पास बैठी थी, उसने अचानक उसका हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया और बहुत देर तक उसे देखती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे आंसू पहले जैसे नहीं थे, इनमें दर्द के साथ साथ एक थकान भी थी, एक हार भी थी। अगर तू सुन सकता है ना, तो मुझे माफ कर देना, उसने बहुत धीरे से कहा। ये शब्द उसके मुंह से पहली बार निकले थे। उसी समय दरवाजे पर खड़े राजेश ने ये सुन लिया। उनका दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। तुमने क्या कहा? उन्होंने धीरे से पूछा। सुनीता चौंक गई। उसने जल्दी से आंसू पोंछे, कुछ नहीं। नहीं, तुमने कुछ कहा? राजेश की आवाज गंभीर थी। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी रही। फिर सुनीता ने नजरें झुका ली। मैं बस उससे बात कर रही थी। राजेश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मन में एक डर बैठ गया था, वह डर जो पिछले कुछ महीनों से धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन आज पहली बार साफ दिखा था। उस रात दोनों फिर से सो नहीं पाए। राजेश छत पर बैठे थे और सुनीता खिड़की के पास खड़ी थी। कुछ देर बाद राजेश ने नीचे आकर कहा, हमें बात करनी होगी। सुनीता ने उनकी तरफ देखा। ये वही पल था जिससे दोनों पिछले कई महीनों से बच रहे थे। तुम जो सोच रही हो, क्या वह सच है? राजेश ने सीधा सवाल पूछा। सुनीता ने कुछ सेकंड तक कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अब ये सह नहीं पा रही। राजेश ने गहरी सांस ली। हम उसे जिंदा रख रहे हैं या सिर्फ जिंदा दिखा रहे हैं? सुनीता की आवाज कांप रही थी। ये सवाल अब पूरी तरह सामने आ चुका था। राजेश ने तुरंत जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह खुद भी इस सवाल से जूझ रहे थे। वह हमारा बेटा है, उन्होंने आखिरकार कहा। हाँ, और इसी वजह से, सुनीता रुक गई, उसकी आवाज टूट गई, इसी वजह से मैं उसे ऐसे नहीं देख पा रही। दोनों की आंखों में आंसू थे। यह कोई साधारण बहस नहीं थी। यह एक ऐसा संघर्ष था जिसमें सही और गलत की कोई स्पष्ट सीमा नहीं थी। 7वां साल शुरू हो चुका था। समय अब जैसे और भी भारी हो गया था। हर्षित की हालत में कोई बदलाव नहीं था, लेकिन उसके शरीर में कमजोरी साफ दिखाई देने लगी थी। कई बार उसे बार बार इन्फेक्शन हो जाता, कई बार उसकी सांसें असामान्य हो जाती, और हर बार डॉक्टर आकर स्थिति संभालते, लेकिन हर बार यह डर और गहरा हो जाता कि अगली बार शायद संभालना मुश्किल हो जाए। एक दिन डॉक्टर ने साफ शब्दों में कहा, अब शरीर धीरे धीरे जवाब दे रहा है। यह एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन आपको तैयार रहना होगा। किसके लिए? राजेश ने पूछा। डॉक्टर ने सीधे उनकी आंखों में देखा, किसी भी संभावना के लिए। ये शब्द सामान्य थे, लेकिन उनके पीछे छिपा अर्थ बहुत गहरा था। उस दिन के बाद से घर का माहौल और बदल गया। अब हर दिन सिर्फ देखभाल का नहीं था, अब हर दिन सोचने का भी था। एक दिन जब राजेश अकेले बैठे थे, उन्होंने इंटरनेट पर कुछ पढ़ना शुरू किया। वो पढ़ रहे थे इच्छा मृत्यु के बारे में। उन्होंने कई केस पढ़े, ऐसे मरीज जो सालों तक कोमा में रहे, ऐसे परिवार जो टूट गए, और ऐसे फैसले जो आसान नहीं थे, लेकिन लिए गए। उनका दिल तेज धड़कने लगा। क्या वह सच में इस बारे में सोच रहे थे? उन्होंने तुरंत लैपटॉप बंद कर दिया। लेकिन जो सवाल उनके मन में आ चुका था, वह अब खत्म नहीं होने वाला था। शाम को जब सुनीता उनके पास आई, उन्होंने अचानक पूछा, अगर कोई रास्ता हो जिससे उसे इस दर्द से छुटकारा मिल सके। सुनीता ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा सुकून भी। आप भी यही सोच रहे हैं? उसने धीरे से पूछा। राजेश ने नजरें झुका लीं। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर सुनीता ने कहा, मैं उसे खोना नहीं चाहती। मैं भी नहीं, राजेश ने तुरंत कहा। लेकिन मैं उसे ऐसे भी नहीं देख सकती। ये वही सच था जिसे दोनों अब स्वीकार करने लगे थे। 8वां साल शुरू हो चुका था।
अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक ऐसी यात्रा बन चुकी थी जहां हर कदम पर एक नया दर्द था और हर मोड़ पर एक नया सवाल। और अब वह सवाल इतना बड़ा हो चुका था कि उसे अनदेखा करना संभव नहीं था। क्या प्यार का मतलब सिर्फ साथ रखना है, या कभी कभी छोड़ देना भी प्यार होता है? इस सवाल का जवाब अभी बाकी था। 8वां साल, अब समय ने जैसे अपना अर्थ ही बदल दिया था। पहले हर दिन उम्मीद लेकर आता था, फिर हर दिन सवाल लेकर आने लगा, और अब हर दिन एक निर्णय की तरफ धकेल रहा था। एक ऐसा निर्णय जिससे दोनों बचना चाहते थे, लेकिन जो अब उनके जीवन के केंद्र में आ चुका था। हर्षित अब भी उसी बिस्तर पर था, लेकिन उसका शरीर पहले जैसा नहीं रहा था। चेहरे की त्वचा ढीली पड़ गई थी, हाथ पैर पतले हो चुके थे, और कभी कभी उसकी सांसों में हल्की सी अटकन महसूस होती थी। मशीनें अब सिर्फ उसकी जिंदगी को बनाए नहीं रख रही थीं, बल्कि उसकी कमजोरी का संकेत भी दे रही थीं। सुनीता अब हर काम पहले की तरह करती थी, लेकिन अब उसके हर स्पर्श में एक अजीब सी कोमलता आ गई थी, जैसे वह हर बार यह सोचकर उसे छूती हो कि शायद यह आखिरी बार हो। वो उसके बाल संवारते हुए धीरे धीरे गुनगुनाती, लेकिन बीच में ही उसकी आवाज टूट जाती। कई बार वह खुद को संभाल नहीं पाती और वहीं उसके पास बैठकर रो पड़ती, लेकिन फिर कुछ सेकंड बाद खुद को संभालकर फिर वही दिनचर्या शुरू कर देती। राजेश अब ज्यादा समय घर पर ही बिताते थे। बाहर की दुनिया से उनका रिश्ता लगभग खत्म हो चुका था। जो थोड़े बहुत काम वह करते थे, वह भी अब सिर्फ मजबूरी में होते थे। बाकी समय वह या तो हर्षित के पास बैठे रहते या फिर चुपचाप कहीं दूर देखते रहते, जैसे वह किसी ऐसे जवाब की तलाश में हो जो शायद कहीं लिखा ही नहीं गया। एक शाम, जब बाहर हल्की बारिश हो रही थी, घर के अंदर एक अजीब सी शांति थी। बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही थीं और उनकी आवाज कमरे की खामोशी को और गहरा कर रही थी। सुनीता हर्षित के पास बैठी थी और राजेश कुर्सी पर। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर अचानक सुनीता ने कहा, आज मैंने सपना देखा। राजेश ने उसकी तरफ देखा। कैसा सपना? हर्षित मेरे पास आया था। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। वो हंस रहा था, बिल्कुल पहले जैसा। उसने कहा, माँ, मैं ठीक हूँ, आप क्यों रोती हो? राजेश ने कुछ नहीं कहा, और फिर उसने मेरा हाथ छोड़ा और चला गया। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कमरे में फिर वही सन्नाटा छा गया। ये सपना था या मन की आवाज? राजेश के मन में यह सवाल आया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उस रात दोनों बहुत देर तक जागते रहे। अगले दिन एक नया मोड़ आया। राजेश ने एक वकील से मिलने का फैसला किया। उन्होंने सुनीता को नहीं बताया, अभी नहीं। वह अकेले गए। वकील के ऑफिस में बैठते हुए उनके हाथ कांप रहे थे। जी बताइए, वकील ने पूछा। राजेश कुछ सेकंड तक चुप रहे। फिर धीरे धीरे उन्होंने सारी बात बताई। हर्षित का एक्सीडेंट, कोमा, 8 साल का समय और उनकी वर्तमान स्थिति। वकील ध्यान से सुनते रहे। तो आप क्या जानना चाहते हैं? उन्होंने आखिर में पूछा। राजेश ने गहरी सांस ली। क्या भारत में इच्छा मृत्यु संभव है? कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। वकील ने गंभीर स्वर में कहा, यह आसान नहीं है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में कोर्ट की अनुमति से संभव है। राजेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। कैसी परिस्थितियां? उन्होंने पूछा। वकील ने विस्तार से समझाया, अगर मरीज लंबे समय से कोमा में है, कोई सुधार की संभावना नहीं है और मेडिकल बोर्ड इसकी पुष्टि करता है, तो हाई कोर्ट में याचिका डाली जा सकती है। हर शब्द जैसे राजेश के अंदर उतर रहा था, लेकिन वकील ने रुककर कहा, यह फैसला बहुत बड़ा होता है, कानूनी ही नहीं, भावनात्मक रूप से भी। राजेश ने सिर हिलाया। वह ये जानते थे। वह वहां से उठे, लेकिन उनके कदम भारी थे। घर लौटते समय उनके मन में एक तूफान चल रहा था। क्या वह सही कर रहे हैं? क्या ये सच में एक रास्ता है, या यह एक गलती होगी? घर पहुंचकर उन्होंने देखा, सुनीता हर्षित के पास बैठी थी और उसका हाथ पकड़े हुए थी। उन्होंने कुछ पल उन्हें देखा, फिर धीरे धीरे उसके पास जाकर बैठे। मुझे तुमसे बात करनी है, उन्होंने कहा। सुनीता ने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में कुछ अलग था, एक गंभीरता, एक निर्णय।
मैं आज एक वकील से मिला, राजेश ने कहा। सुनीता चौंक गई। क्यों? उसकी आवाज कांप गई। राजेश ने कुछ सेकंड तक चुप रहकर कहा, इच्छा मृत्यु के बारे में। ये सुनते ही सुनीता का चेहरा सफेद पड़ गया। कमरे में जैसे सब कुछ रुक गया। आप सच में? वह बोल भी नहीं पा रही थी। मैंने सिर्फ जानकारी ली है, राजेश ने तुरंत कहा, कोई फैसला नहीं किया। सुनीता की आंखों से आंसू बहने लगे। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? उसने धीमे लेकिन दर्द भरे स्वर में कहा। मैंने सोचा नहीं, मैं मजबूर हो गया। राजेश की आवाज टूट गई। दोनों की आंखों में दर्द था। 8 साल हो गए, सुनीता, राजेश ने कहा। 8 साल, हम कब तक? ये वही सवाल था जो अब बार बार सामने आ रहा था। सुनीता चुप रही। उसके पास जवाब नहीं था। अगर वह इस हालत में नहीं रहना चाहता हो तो? राजेश ने धीरे से कहा। ये वही बात थी जो कुछ समय पहले सुनीता ने कही थी। अब वही सवाल वापस आ चुका था, लेकिन और गहराई के साथ। कमरे में हर्षित वैसे ही लेटा था, शांत, स्थिर, लेकिन उसके चारों ओर अब एक निर्णय की आहट थी। उस रात पहली बार दोनों ने खुलकर इस बारे में बात की। यह कोई आसान बातचीत नहीं थी। हर शब्द के साथ दर्द था, हर वाक्य के साथ आंसू। लेकिन यह जरूरी था, क्योंकि अब ये सिर्फ इंतजार की कहानी नहीं रही थी। यह अब एक फैसले की कहानी बन चुकी थी। और वह फैसला जल्द ही उनके सामने खड़ा होने वाला था। क्या वे अपने बेटे को ऐसे ही जिंदा रखेंगे या उसे मुक्त कर देंगे? इस सवाल का जवाब अभी नहीं मिला था, लेकिन अब वह बहुत दूर भी नहीं था। 9वां साल शुरू हो चुका था। समय अब एक बोझ बन चुका था, ऐसा बोझ जिसे हर दिन उठाना पड़ता था, लेकिन जिसका कोई अंत नजर नहीं आता था। हर्षित का शरीर अब और भी कमजोर हो चुका था। उसकी त्वचा पीली पड़ गई थी, नसें साफ दिखाई देने लगी थीं, और कई बार उसके शरीर में अनियंत्रित झटके भी आते थे। डॉक्टर अब पहले से ज्यादा बार आने लगे थे, और हर बार उनकी आंखों में वही गंभीरता होती थी, जैसे वे जानते हों कि यह कहानी अब अपने अंतिम मोड़ की ओर बढ़ रही है। घर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। पहले जहां हर दिन उम्मीद का एक छोटा सा दीप जलता था, अब वहां एक स्थायी अंधेरा बस चुका था। लेकिन उस अंधेरे में भी एक चीज थी, सच का सामना करने की मजबूरी। राजेश और सुनीता अब इस विषय से भाग नहीं रहे थे। वे अब बात कर रहे थे, खुलकर, दर्द के साथ, लेकिन सच के साथ। एक सुबह जब सुनीता हर्षित को दवाई दे रही थी, उसने अचानक कहा, अगर हम ये कदम उठाते हैं तो क्या वह हमें माफ करेगा? ये सवाल बहुत सीधा था, लेकिन उसका जवाब बेहद कठिन। राजेश कुछ पल चुप रहे। अगर वह हमें देख रहा है, महसूस कर रहा है, तो शायद वो समझेगा, उन्होंने धीरे से कहा। या शायद वह हमें कभी माफ नहीं करेगा। सुनीता की आंखों में डर था। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। हर्षित वहीं था जैसे हमेशा था, लेकिन अब उसकी उपस्थिति एक सवाल बन चुकी थी। कुछ दिन बाद राजेश ने फिर से वकील से मिलने का फैसला किया, इस बार सुनीता के साथ। दोनों साथ गए। वकील ने उन्हें बैठाया और फिर विस्तार से पूरी प्रक्रिया समझाई, मेडिकल बोर्ड की जांच, कोर्ट में याचिका और फिर कोर्ट का निर्णय। ये लंबी प्रक्रिया है और आसान नहीं है, वकील ने कहा। लेकिन संभव है? राजेश ने पूछा। हाँ, अगर सभी शर्तें पूरी होती हैं। सुनीता पूरे समय चुप रही। वह सिर्फ सुन रही थी, लेकिन उसके मन में एक तूफान चल रहा था। घर लौटते समय दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। कार में सिर्फ खामोशी थी, लेकिन वह खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। घर पहुंचकर सुनीता सीधे हर्षित के कमरे में गई। वो उसके पास बैठ गई। बहुत देर तक उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, अगर मैं तुझे जाने दूं तो क्या तू मुझसे नाराज होगा? उसकी आवाज टूट रही थी। या तू खुश होगा कि आखिरकार तुझे इस दर्द से छुटकारा मिल गया? उसके आंसू हर्षित के हाथ पर गिर रहे थे। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन शायद ये सवाल अब सिर्फ उसके लिए नहीं था, ये सवाल उन दोनों के लिए था। 10वां साल, अब समय जैसे और भी भारी हो गया था। हर दिन एक जैसा था, लेकिन हर दिन अलग भी था, क्योंकि अब हर दिन उन्हें उस फैसले के और करीब ले जा रहा था।
एक दिन डॉक्टर ने स्पष्ट शब्दों में कहा, अब शरीर सिर्फ मशीनों के सहारे चल रहा है, प्राकृतिक रूप से ये स्थिति ज्यादा समय तक नहीं चल सकती। मतलब? राजेश ने पूछा। मतलब हमें जल्दी कोई निर्णय लेना होगा। यह एक चेतावनी नहीं थी, यह एक सच्चाई थी। उस दिन के बाद राजेश और सुनीता ने एक निर्णय लिया। वे मेडिकल बोर्ड के लिए आवेदन करेंगे। यह फैसला आसान नहीं था। उस रात दोनों ने हर्षित के पास बैठकर बहुत देर तक उसका हाथ पकड़े रखा। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन दोनों के मन में एक ही बात थी, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, या ये सिर्फ जरूरी है। दिन बीतते गए, मेडिकल बोर्ड आया। डॉक्टरों की एक टीम ने हर्षित की पूरी जांच की। उन्होंने उसकी हालत देखी, रिपोर्ट्स देखी और फिर आपस में चर्चा की। राजेश और सुनीता बाहर बैठे थे। उनके दिल की धड़कनें तेज थीं। हर सेकंड जैसे एक युग की तरह लग रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। हमने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है, उन्होंने कहा। क्या? राजेश ने पूछा। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, मरीज की हालत स्थायी कोमा की है और सुधार की संभावना अत्यंत कम है। ये वही था जो वे पहले से जानते थे, लेकिन अब यह आधिकारिक था। अब ये सिर्फ एक भावना नहीं थी, यह एक मेडिकल सच्चाई थी। अगला कदम था कोर्ट। याचिका दाखिल की गई, दिन तय हुआ और अब वह समय आ गया था जिसका सामना करने से वे इतने सालों से बच रहे थे। कोर्ट में खड़े होकर उन्हें ये साबित करना था कि वे अपने बेटे से प्यार करते हैं और इसी प्यार के कारण उसे जाने देना चाहते हैं। यह विरोधाभास था, लेकिन यही सच्चाई थी। घर लौटते समय दोनों फिर चुप थे, लेकिन इस बार खामोशी में एक निर्णय था। अब पीछे लौटने का रास्ता नहीं था। रात को सुनीता ने हर्षित के पास बैठकर कहा, शायद अब तुझे आजाद करने का समय आ गया है। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी शांति भी, जैसे उसने आखिरकार सच्चाई को स्वीकार कर लिया हो। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सबसे कठिन पल अभी बाकी था, कोर्ट का फैसला और उसके बाद वो अंतिम विदाई, जो किसी भी माँ बाप के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होती है। 11वां साल, अब समय एक अजीब मोड़ पर आ चुका था। जहाँ पहले हर दिन उम्मीद और दर्द के बीच बीतता था, अब हर दिन एक फैसले के इंतजार में बीत रहा था। कोर्ट में याचिका दाखिल हो चुकी थी, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट जमा हो चुकी थी और अब सब कुछ एक तारीख पर आकर टिक गया था, सुनवाई की तारीख। उस एक दिन पर जैसे 11 साल का बोझ टिक गया था। घर का माहौल अब पहले से भी ज्यादा शांत हो गया था। अब वहाँ रोना भी कम हो गया था, जैसे आंसू भी थक चुके हों। सुनीता अब भी हर दिन हर्षित की देखभाल करती थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक अलग सी शांति थी, दर्द से भरी हुई लेकिन स्थिर। जैसे उसने अपने भीतर एक निर्णय को जगह दे दी हो, भले ही वह निर्णय उसे अंदर से तोड़ रहा हो। राजेश अब पहले से ज्यादा गंभीर हो गए थे। वह ज्यादा बोलते नहीं थे। ज्यादातर समय वह कागजों में लगे रहते, वकील से बात, कोर्ट की तारीख, दस्तावेज, मेडिकल रिपोर्ट। लेकिन हर बार जब वह इन कागजों को देखते, उन्हें लगता जैसे वे अपने बेटे के जीवन के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। यह एहसास उन्हें अंदर से खा रहा था। एक दिन सुनवाई से कुछ दिन पहले वकील घर आए। हमें कुछ और दस्तावेज तैयार करने होंगे, उन्होंने कहा। राजेश ने सिर हिलाया। और आपको कोर्ट में अपनी बात रखनी होगी, वकील ने आगे कहा। क्या हमें खुद बोलना होगा? सुनीता ने धीमे से पूछा। जी, जज ये समझना चाहेंगे कि आप यह फैसला क्यों ले रहे हैं। ये सुनते ही सुनीता का दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं कैसे बोलूंगी, उसकी आवाज कांप गई। राजेश ने उसका हाथ पकड़ लिया, हम साथ बोलेंगे। लेकिन दोनों जानते थे यह आसान नहीं होगा। उस रात दोनों ने तय किया कि वे अपनी बात पहले से सोचेंगे। वे बैठे और कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं आए। कैसे कोई माँ ये कह सकती है कि वो अपने बेटे को जाने देना चाहती है? कैसे कोई पिता ये साबित कर सकता है कि यह प्यार है, मजबूरी नहीं? ये सवाल उनके सामने था और उसका जवाब शब्दों में नहीं था। सुनवाई का दिन आ गया। कोर्ट का वह कमरा जहां कई फैसले होते हैं,
लेकिन आज का फैसला उनके लिए पूरी दुनिया बदलने वाला था। राजेश और सुनीता वहां बैठे थे। उनके हाथ कांप रहे थे, दिल की धड़कनें तेज थीं। जज अंदर आए, कार्यवाही शुरू हुई। वकील ने केस पेश किया। हर्षित का एक्सीडेंट, 11 साल का कोमा, मेडिकल रिपोर्ट, डॉक्टरों की राय। हर शब्द के साथ जैसे उनकी जिंदगी की कहानी अदालत में दोहराई जा रही थी। फिर जज ने कहा, माता पिता कुछ कहना चाहते हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। राजेश धीरे धीरे खड़े हुए। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने जज की तरफ देखा, फिर एक पल के लिए आंखें बंद कीं और फिर बोलना शुरू किया। माय लॉर्ड, मैं एक पिता हूँ। उनकी आवाज भारी थी। मैंने अपने बेटे को गोद में खिलाया है, उसके पहले कदम देखे हैं, उसके सपने सुने हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। और पिछले 11 साल से मैं उसे ऐसे देख रहा हूँ जैसे वो कहीं खो गया हो। कमरे में हर कोई शांत था। हमने हर कोशिश की, हर रास्ता अपनाया, लेकिन अब हम सिर्फ उसे पकड़कर रखे हुए हैं। उनकी आवाज टूट गई। मैं उसे खोना नहीं चाहता, लेकिन मैं उसे ऐसे भी नहीं देख सकता। उन्होंने सिर झुका लिया। फिर सुनीता खड़ी हुई। उसके कदम कांप रहे थे। मैं उसकी माँ हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी ताकत थी। मैंने उसे जन्म दिया और पिछले 11 साल से मैं उसे रोज मरते हुए देख रही हूँ। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मैं उसे अपने पास रखना चाहती हूँ, लेकिन मैं उसे दर्द में नहीं रखना चाहती। कुछ सेकंड के लिए वह चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, अगर उसे जाने देने से उसे शांति मिलती है, तो मैं उसे जाने देना चाहती हूँ। ये शब्द पूरे कमरे में गूंज गए। कोई कुछ नहीं बोला। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, यह एक माँ का टूटना था। जज ने ध्यान से सब सुना। फिर उन्होंने कहा, हम फैसला सुरक्षित रखते हैं। और यह कहकर सुनवाई खत्म हो गई। अब फिर से इंतजार, लेकिन इस बार इंतजार अलग था। अब ये सिर्फ उम्मीद का नहीं था, यह एक अंत का इंतजार था। घर लौटते समय दोनों चुप थे, लेकिन इस बार उनकी खामोशी में एक खालीपन था, जैसे वे कुछ खो चुके हों, भले ही वह अभी हुआ न हो। रात को सुनीता हर्षित के पास बैठी। उसने उसका हाथ पकड़ा। आज हमने तेरे बारे में बात की, उसने धीरे से कहा। सबके सामने हमने कहा कि हम तुझे जाने देना चाहते हैं। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे नहीं पता मैं सही हूँ या गलत, लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं तुझे दर्द में नहीं देख सकती। उसने उसके माथे को चूमा। अगर तू सुन रहा है तो मुझे माफ कर देना। कमरे में फिर वही खामोशी थी, लेकिन इस बार उस खामोशी में एक विदाई की आहट थी। फैसला अभी बाकी था, लेकिन दिलों ने शायद पहले ही फैसला कर लिया था। 12वां साल, अब समय जैसे अंतिम मोड़ की तरफ बढ़ चुका था। कोर्ट का फैसला अभी आना बाकी था, लेकिन राजेश और सुनीता के भीतर बहुत कुछ बदल चुका था। पहले जहां हर दिन उम्मीद का सहारा था, अब हर दिन एक अनकहे अंत की तैयारी जैसा लगने लगा था। ये तैयारी बाहरी नहीं थी, ये भीतर चल रही थी, मन के उस हिस्से में जहां इंसान सबसे ज्यादा अकेला होता है। घर अब और भी शांत हो गया था। अब वहां बात कम होती थी, नजरें ज्यादा मिलती थीं और उन नजरों में हजारों शब्द छुपे होते थे। सुनीता अब हर्षित के पास बैठती तो उससे पहले जैसी बातें नहीं करती थी। वो बस उसका हाथ पकड़कर बैठी रहती, लंबे समय तक, जैसे वह हर पल को अपने भीतर सहेज लेना चाहती हो। राजेश भी अब उसके पास ज्यादा समय बिताने लगे थे। वो अक्सर कुर्सी खींचकर उसके सिरहाने बैठ जाते और चुपचाप उसे देखते रहते। कभी कभी वो उसके बालों को सहलाते, कभी उसके माथे पर हाथ रखते, और कई बार बस उसकी सांसों की आवाज सुनते रहते, जैसे वह यह महसूस करना चाहते हों कि वह अभी भी उनके साथ है। एक दिन सुबह, जब हल्की धूप कमरे में आ रही थी, सुनीता ने धीरे से कहा, आज उसका जन्मदिन है। राजेश कुछ पल के लिए चुप रहे। हाँ, उन्होंने धीमे से कहा। ये दिन पहले बहुत खास होता था। हर साल केक आता था, घर सजता था, हंसी खुशी होती थी। लेकिन पिछले 12 सालों से ये दिन एक अलग ही रूप ले चुका था। अब यह एक याद बन गया था,
एक ऐसा दिन जो खुशी और दर्द दोनों लेकर आता था। सुनीता ने फिर भी केक बनाया, छोटा सा, सादा सा। उसने उसे हर्षित के सामने रखा। हैप्पी बर्थडे बेटा, उसकी आवाज कांप रही थी। राजेश ने भी उसके पास आकर कहा हैप्पी बर्थडे। दोनों ने मिलकर केक काटा, लेकिन इस बार कोई मुस्कान नहीं थी, बस आंसू थे और एक भारी सन्नाटा। कुछ देर बाद सुनीता ने केक का एक छोटा टुकड़ा लिया और हर्षित के होठों के पास ले जाकर बोली, तुझे बहुत पसंद था ना। फिर उसने खुद ही वह टुकड़ा खा लिया। उस पल में जो दर्द था वह शब्दों में नहीं आ सकता। शाम को अचानक फोन आया, वकील का था। राजेश ने फोन उठाया। फैसला आ गया है, वकील ने कहा। राजेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या? उनकी आवाज बहुत धीमी थी। कोर्ट ने अनुमति दे दी है। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ रुक गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। राजेश के हाथ कांपने लगे। उन्होंने धीरे से फोन रखा। सुनीता उनकी तरफ देख रही थी। क्या हुआ? उसने पूछा। राजेश ने उसकी आंखों में देखा और सिर्फ इतना कहा, अनुमति मिल गई है। ये सुनते ही सुनीता की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर सिर्फ दर्द नहीं था, एक अजीब सी शांति भी थी, जैसे एक लंबा इंतजार खत्म होने वाला हो। उस रात दोनों ने कुछ नहीं कहा। वे बस हर्षित के पास बैठे रहे, लंबे समय तक, जैसे हर पल को महसूस करना चाहते हों। अगले कुछ दिन एक अलग तरह की तैयारी में बीते। डॉक्टर से बात हुई, प्रक्रिया तय हुई, तारीख तय हुई। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से हो रहा था, लेकिन उनके भीतर सब कुछ बिखर रहा था। एक दिन, प्रक्रिया से 2 दिन पहले, सुनीता ने कहा, मैं उसे बाहर ले जाना चाहती हूँ। राजेश ने उसकी तरफ देखा, कहाँ? जहाँ उसे पसंद था, पार्क में। अगले दिन उन्होंने सावधानी से हर्षित को व्हीलचेयर बेड में शिफ्ट किया और उसे बाहर पार्क में ले गए। वो वही पार्क था जहां हर्षित बचपन में खेलता था, जहां उसने साइकिल चलाना सीखा था, जहां उसने अपने दोस्तों के साथ हंसी खुशी के पल बिताए थे। आज वह वहीं था, लेकिन एक अलग रूप में। सुनीता ने उसके बालों को सहलाया, देख बेटा, तू यहाँ खेलता था। राजेश ने धीमे से कहा, तू गिर जाता था, फिर उठ जाता था। दोनों हल्का सा मुस्कुराए, फिर वही खामोशी। वही एक अजीब पल था, जहां अतीत और वर्तमान एक साथ खड़े थे। कुछ देर बाद उन्होंने उसे वापस घर ले आया। उस रात आखिरी रात थी। सुनीता उसके पास बैठी रही पूरी रात। उसने उसके हाथ को पकड़े रखा, कभी उसके माथे को चूमा, कभी उसके बालों को सहलाया और कभी बस उसे देखती रही। राजेश भी पास ही बैठे थे। कभी कभी उनकी आंख लग जाती, फिर अचानक वो उठ जाते, जैसे उन्हें डर हो कि कहीं वह कोई पल मिस न कर दें। सुबह होने वाली थी। खिड़की से हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। सुनीता ने धीरे से कहा, शायद आज आखिरी दिन है। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन साथ ही एक स्वीकार भी। राजेश ने उसका हाथ पकड़ा। दोनों ने एक साथ हर्षित की तरफ देखा। वह वैसे ही था, शांत, स्थिर, लेकिन आज उसकी मौजूदगी अलग महसूस हो रही थी, जैसे वह भी जानता हो कि अब विदाई का समय आ गया है। यह अंत नहीं था, लेकिन अंत बहुत करीब था, और सबसे कठिन पल अभी बाकी था। 13वां साल, वह साल जो इस पूरी कहानी का सबसे भारी, सबसे निर्णायक और सबसे दर्दनाक अध्याय बनने वाला था। कोर्ट से अनुमति मिल चुकी थी, डॉक्टरों ने तारीख तय कर दी थी, और अब सब कुछ एक निश्चित दिशा में बढ़ रहा था। एक ऐसी दिशा जिसे कोई भी माता पिता अपने जीवन में कभी नहीं चुनना चाहता, लेकिन परिस्थितियां कभी कभी इंसान को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती हैं जहां हर रास्ता दर्द से होकर ही गुजरता है। उस सुबह घर का माहौल बिल्कुल अलग था। कोई शोर नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस एक गहरी, स्थिर खामोशी। जैसे घर की दीवारें भी समझ चुकी हों कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जो हमेशा के लिए सब कुछ बदल देगा। सुनीता ने हमेशा की तरह सुबह पूजा की, लेकिन आज उसकी प्रार्थना अलग थी। उसने भगवान से कुछ मांगा नहीं, उसने बस इतना कहा, आज मेरे बेटे को शांति दे देना। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने दिया जलाया। राजेश बाहर बैठे थे, सिर झुकाए हुए।
उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे वो खुद को भीतर से पत्थर बना चुके हों। लेकिन उनकी आंखें सब कुछ कह रही थीं, वह दर्द, वह डर, वह असहायता, सब कुछ। डॉक्टरों की टीम आने वाली थी। समय जैसे रुक रुक कर चल रहा था, हर मिनट भारी था। सुनीता धीरे धीरे हर्षित के पास गई। उसने उसके चेहरे को साफ किया, उसके बालों को ठीक किया और फिर उसके पास बैठ गई। आज उसके हाथों में एक अजीब सी कपकपी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांत भाव था, जैसे उसने अपने भीतर के तूफान को कहीं बंद कर दिया हो। आज मैं तुझे आखिरी बार तैयार कर रही हूँ, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में ममता थी और एक टूटन भी। तुझे हमेशा साफ सुथरा रहना पसंद था ना? उसने उसके गाल को सहलाते हुए कहा। उसने धीरे धीरे उसका हाथ अपने हाथ में लिया। अगर तू कहीं सुन रहा है तो जान ले, मैं तुझे छोड़ नहीं रही, मैं तुझे आजाद कर रही हूँ। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसकी आवाज स्थिर थी। राजेश धीरे धीरे उसके पास आए। उन्होंने हर्षित के सिर पर हाथ रखा। बेटा, उनकी आवाज भारी थी, मैंने तुझे हमेशा मजबूत बनना सिखाया, लेकिन आज मैं खुद कमजोर पड़ गया हूँ। उन्होंने आंखें बंद कर लीं। मुझे माफ कर देना। कमरे में फिर वही सन्नाटा। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। डॉक्टर आ गए थे। 3 लोग थे, एक सीनियर डॉक्टर, एक असिस्टेंट और एक नर्स। उनके चेहरे पर पेशेवर गंभीरता थी, लेकिन आंखों में संवेदना साफ दिखाई दे रही थी। हम तैयार हैं, डॉक्टर ने धीमे से कहा। ये शब्द सुनते ही सुनीता का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। राजेश ने उसकी तरफ देखा। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर ने प्रक्रिया समझाई। हम पहले उसे सिडेट करेंगे, फिर धीरे धीरे सपोर्ट हटाया जाएगा। हर शब्द जैसे हवा में भारी हो रहा था। आप उसके पास रह सकते हैं, डॉक्टर ने कहा। सुनीता तुरंत हर्षित के पास बैठ गई। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। राजेश भी उसके दूसरी तरफ खड़े हो गए। प्रक्रिया शुरू हुई। नर्स ने इंजेक्शन तैयार किया। डॉक्टर ने धीरे से कहा, हम शुरू कर रहे हैं। सुनीता ने झुककर हर्षित के कान में कहा, मैं यही हूँ बेटा, कहीं नहीं जा रही। इंजेक्शन लगाया गया। कुछ ही सेकंड में हर्षित का शरीर और भी शांत हो गया, जैसे वह किसी गहरी नींद में चला गया हो। मशीनों की आवाज धीरे धीरे बदलने लगी। राजेश का हाथ कांप रहा था। उन्होंने अपने आंसू रोकने की कोशिश की, लेकिन वह रुक नहीं पाए। बेटा, अगर अगला जन्म हो तो फिर से हमारे पास आना, उन्होंने टूटे हुए स्वर में कहा। कमरे में अब सिर्फ मशीनों की धीमी आवाज थी और बीच बीच में सुनीता की सिसकियां। कुछ मिनट बीते। डॉक्टर ने धीरे से कहा, हम अब सपोर्ट कम कर रहे हैं। ये वह पल था जिसके लिए वे तैयार नहीं थे, लेकिन जिसे टाल भी नहीं सकते थे। मशीनों की बीप धीमी होने लगी। हर्षित की सांसें और हल्की हो गईं। सुनीता ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। मैं यही हूँ, मैं यही हूँ। राजेश उसके सिर पर हाथ रखे खड़े थे। समय जैसे थम गया। हर सेकंड भारी था। फिर एक लंबी बीप और फिर खामोशी, पूरी खामोशी। डॉक्टर ने धीरे से घड़ी देखी। टाइम ऑफ डेथ, उन्होंने धीमे से कहा, लेकिन उनके शब्द जैसे उस कमरे तक नहीं पहुंचे, क्योंकि उस पल राजेश और सुनीता के लिए समय सच में रुक चुका था। सुनीता हर्षित के सीने पर झुक गई। उठ जा बेटा, देख मैं यहाँ हूँ। वो रो रही थी, लेकिन उसकी आवाज में एक टूटन थी जो पहले कभी नहीं थी। राजेश वहीं खड़े रहे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर चुपचाप बाहर चले गए। कमरे में अब सिर्फ 2 लोग थे और एक शरीर जो अब सिर्फ एक याद बनने वाला था। सुनीता ने धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। तू अब दर्द में नहीं है ना? उसने फुसफुसाया। राजेश ने खिड़की की तरफ देखा। सूरज निकल आया था। नई सुबह थी, लेकिन उनके लिए सब कुछ खत्म हो चुका था। यह विदाई थी, लेकिन यह अंत नहीं था, क्योंकि अब शुरू होने वाला था उस खालीपन का सफर जिसे कोई भर नहीं सकता। 13 साल का वह लंबा संघर्ष एक पल में समाप्त हो गया था, लेकिन जो खत्म हुआ था वह सिर्फ एक सांसों का सिलसिला नहीं था, वह एक पूरी जिंदगी थी,
एक रिश्ता था, एक आदत थी, एक उम्मीद थी जो हर दिन जी जाती थी और हर रात टूट जाती थी। अब वो सब एकदम से रुक चुका था। हर्षित का शरीर उसी बिस्तर पर था, लेकिन अब उसमें वो हल्की सी भी जीवन की आहट नहीं थी जिसे पकड़कर राजेश और सुनीता इतने सालों से जी रहे थे। कमरे में एक अजीब सी स्थिरता थी। मशीनें बंद हो चुकी थीं। वो लगातार चलने वाली बीप जो कभी कभी चिढ़ाती थी, कभी डराती थी और कभी एक उम्मीद देती थी, अब पूरी तरह खामोश हो चुकी थी। उस खामोशी में एक सच्चाई थी, अंत की सच्चाई। सुनीता अब भी वहीं बैठी थी, हर्षित के पास। उसका सिर उसके सीने पर टिका हुआ था और उसके हाथ अब भी उसके हाथ को पकड़े हुए थे, जैसे वो उसे छोड़ना नहीं चाहती। उसके आंसू अब भी बह रहे थे, लेकिन अब उनमें पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। अब वे आंसू धीमे थे, गहरे थे और एक स्वीकार के साथ बह रहे थे। अब तुझे दर्द नहीं हो रहा ना, वह बार बार यही कह रही थी। राजेश कुछ दूरी पर खड़े थे। उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वो आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। उनकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आ रहा था। छोटा हर्षित, पहली बार स्कूल जाता हुआ, साइकिल चलाना सीखता हुआ, हंसता हुआ, और फिर अचानक वही चेहरा, शांत, स्थिर और अब हमेशा के लिए खामोश। कुछ देर बाद उन्होंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। वो हर्षित के पास पहुंचे। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा। पहली बार वह ठंडा महसूस हुआ। उनका दिल जैसे एकदम से टूट गया। तू सच में चला गया, उन्होंने धीरे से कहा। उनकी आवाज में यकीन नहीं था, जैसे वह अभी भी उम्मीद कर रहे हों कि शायद वह उठ जाएगा। लेकिन अब कोई चमत्कार नहीं होना था। कुछ देर बाद औपचारिकताएं शुरू हुईं। डेथ सर्टिफिकेट, कागज, फोन कॉल्स। जो काम इतने सालों तक चलते रहे थे, अब अचानक जरूरी हो गए थे। रिश्तेदारों को खबर दी गई। जो लोग सालों से दूर हो गए थे, वे फिर से आने लगे। घर में लोगों की आवाजें गूंजने लगीं, लेकिन उस शोर में भी राजेश और सुनीता के लिए सब कुछ शांत था। वे दोनों बस हर्षित के पास बैठे रहे। लोग आते, देखते, रोते और चले जाते। कोई कहता भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। कोई कहता आपने बहुत सेवा की। कोई कहता अब वो बेहतर जगह पर है। लेकिन ये शब्द अब कोई मायने नहीं रखते थे, क्योंकि जो चला गया था वह उनका सब कुछ था। अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी। हर्षित को सफेद कपड़ों में लपेटा गया। सुनीता ने खुद उसके कपड़े बदले। हर बार जब वह उसका हाथ उठाती, उसे लगता जैसे वह फिर से गिर जाएगा, जैसे वह अब भी जिंदा है। लेकिन सच्चाई सामने थी। राजेश ने उसके माथे पर तिलक लगाया। उनके हाथ कांप रहे थे। यह आखिरी बार है, उनके मन में यह आवाज गूंज रही थी। जब उसे बाहर ले जाया जा रहा था, सुनीता उसके साथ साथ चल रही थी। धीरे, उसे चोट लग जाएगी, उसने अचानक कहा। सब लोग चुप हो गए। यह एक माँ की आदत थी, जो अभी भी खत्म नहीं हुई थी। शमशान घाट, वह जगह जहाँ हर कहानी का अंत होता है, लेकिन यह अंत अलग था। यह एक लंबी लड़ाई का अंत था। राजेश ने कांपते हाथों से मुखाग्नि दी। आग धीरे धीरे फैलने लगी, लपटें उठने लगीं, और उनके साथ वह सब भी जलने लगा जो उन्होंने 13 सालों में जिया था। सुनीता दूर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह चिल्ला नहीं रही थी। वह बस देख रही थी, जैसे वह उस हर पल को अपने भीतर दर्ज कर लेना चाहती हो। अब वह सच में चला गया, उसने मन ही मन कहा। घर वापस लौटते समय सब कुछ खाली लग रहा था। दरवाजा खोला, वही घर, वही दीवारें, लेकिन अब कुछ भी वैसा नहीं था। हर्षित का कमरा पहली बार खाली था। बिस्तर था, मशीनें थीं, लेकिन वह नहीं था। सुनीता धीरे धीरे अंदर गई। उसने बिस्तर को छुआ। मैं आ गई, उसने आदत से कहा। फिर उसे एहसास हुआ, अब कोई जवाब नहीं आएगा। वह वहीं बैठ गई। राजेश भी अंदर आए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कोई शब्द नहीं थे, बस एक खालीपन था, जो अब हमेशा उनके साथ रहने वाला था। रात हुई। घर में पहली बार कोई आवाज नहीं थी, न मशीन, न दवाई, न कोई हलचल,
सिर्फ सन्नाटा। सुनीता बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन सो नहीं पा रही थी। वह बार बार उठकर हर्षित के कमरे में जाती, फिर वापस आती, फिर जाती, जैसे उसका मन मान ही नहीं रहा था कि वह अब नहीं है। राजेश खिड़की के पास खड़े थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। जहां भी है, खुश रह, उन्होंने धीरे से कहा। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उनमें सिर्फ दर्द नहीं था, एक सुकून भी था, क्योंकि अब हर्षित दर्द में नहीं था, लेकिन उनके लिए यह एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी जिंदगी की जिसमें हर्षित नहीं था, लेकिन उसकी यादें थीं, और वही यादें अब उनका सहारा बनने वाली थीं। समय फिर से चलने लगा था, लेकिन अब उसकी चाल अलग थी। पहले हर दिन एक बोझ लेकर आता था, अब हर दिन एक खालीपन लेकर आता था। हर्षित के जाने के बाद घर की हर चीज वैसी ही थी, दीवारें, फर्नीचर, खिड़कियां, वो कमरा, लेकिन उनमें अब वह जीवन नहीं था जो पहले था। अब हर कोना एक याद बन चुका था, और हर याद एक हल्का सा दर्द छोड़ जाती थी। पहले जहां हर सुबह सुनीता हर्षित के कमरे में जाती थी, अब भी वह जाती थी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि अब वहां कोई नहीं था। फिर भी उसकी आदत नहीं बदली थी। वह दरवाजा खोलती, अंदर जाती, और कुछ सेकंड के लिए ठहर जाती, जैसे वह उम्मीद कर रही हो कि शायद आज कुछ बदल जाए। लेकिन हर बार वही सच्चाई सामने आती, खाली बिस्तर, साफ चादर, और एक गहरी खामोशी। सुनीता धीरे धीरे बिस्तर के पास जाती, उस पर हाथ फेरती, और फिर बैठ जाती। मैं आ गई, वह अब भी कहती। यह आदत नहीं थी, यह एक रिश्ता था, जो अभी भी खत्म नहीं हुआ था। राजेश ने खुद को संभालने की कोशिश शुरू कर दी थी। उन्होंने फिर से छोटे मोटे काम करना शुरू किया। वह घर से बाहर निकलने लगे, लोगों से मिलने लगे, लेकिन हर बार जब वह घर लौटते तो दरवाजे के बाहर एक पल के लिए रुक जाते, जैसे उन्हें अंदर जाने से डर लगता हो, क्योंकि अंदर अब वह नहीं था जिसके लिए वह जी रहे थे। एक दिन जब वह घर आए, उन्होंने देखा सुनीता हर्षित के कमरे में बैठी थी, और उसके पुराने कपड़े अपने पास रखे हुए थे। ये शर्ट उसे बहुत पसंद थी, वह धीरे से बोली। राजेश चुप रहे। ये पैंट उसने पहली बार इंटरव्यू में पहनी थी, उसकी आवाज कांप रही थी। हर कपड़ा एक कहानी था, हर कहानी एक याद, और हर याद एक घाव। राजेश उसके पास बैठ गए। हमेशा ऐसे नहीं चलेगा, उन्होंने धीरे से कहा। सुनीता ने उनकी तरफ देखा। क्या मतलब? उसने पूछा। मतलब हमें आगे बढ़ना होगा, राजेश ने कहा। ये शब्द कहना आसान था, लेकिन निभाना नहीं। कैसे? सुनीता ने सीधा सवाल किया। राजेश के पास जवाब नहीं था, क्योंकि सच यही था, कुछ रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, वे बस बदल जाते हैं। दिन बीतते गए, धीरे धीरे घर की दिनचर्या बदलने लगी। अब दवाइयों का समय नहीं था, अब मशीनों की आवाज नहीं थी, अब रात को बार बार उठकर देखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यही सब चीजें अब सबसे ज्यादा याद आती थीं। एक दिन पड़ोस की एक छोटी बच्ची घर आई। वो हर्षित को भैया कहती थी। आंटी, भैया कहाँ है? उसने मासूमियत से पूछा। सुनीता कुछ पल के लिए चुप रही, उसकी आंखें भर आईं। भैया भगवान के पास चले गए, उसने धीरे से कहा। वो वापस आएंगे? बच्ची ने पूछा। ये सवाल इतना सीधा था, लेकिन इतना कठिन। सुनीता ने हल्की मुस्कान दी। नहीं, लेकिन वो हमें देख रहे हैं। बच्ची ने सिर हिलाया। तो मैं उन्हें हाथ हिलाऊं? सुनीता की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, बच्ची ने आसमान की तरफ देखा और हाथ हिलाया। बाय भैया। उस पल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे किसी ने उस दर्द को हल्का कर दिया हो। समय और आगे बढ़ा। एक दिन राजेश ने कहा, मैं सोच रहा हूँ उस कमरे को बदल दें। सुनीता चौंक गई। कौन सा कमरा? हर्षित का। ये सुनते ही उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया। नहीं, वो कमरा ऐसा ही रहेगा, उसने तुरंत कहा। लेकिन राजेश कुछ कहना चाहते थे। नहीं, इस बार उसकी आवाज तेज थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद सुनीता धीरे से बोली, वो कमरा सिर्फ एक कमरा नहीं है। राजेश ने सिर झुका लिया। वो समझ गए,
कुछ चीजें बदली नहीं जा सकती, क्योंकि वे सिर्फ चीजें नहीं होती, वे भावनाएं होती हैं। उस रात दोनों छत पर बैठे थे। आसमान में तारे थे। क्या हमने सही किया? सुनीता ने अचानक पूछा। ये सवाल फिर से वापस आ गया था। राजेश ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, मुझे नहीं पता सही या गलत, लेकिन हमने जो किया प्यार में किया। सुनीता ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें एक शांति भी थी। शायद यही काफी है, उसने धीरे से कहा। हवा हल्की हल्की चल रही थी, तारे चमक रहे थे, और कहीं बहुत दूर शायद हर्षित भी उन्हें देख रहा था। यह अंत नहीं था, लेकिन अब कहानी अपने आखिरी मोड़ पर थी, जहां दर्द था, लेकिन उसके साथ एक स्वीकार भी था। समय का स्वभाव अजीब होता है, वो सबसे गहरे घावों को भी धीरे धीरे भरने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ निशान ऐसे होते हैं जो कभी पूरी तरह मिटते नहीं, बस उनके साथ जीना सीखना पड़ता है। हर्षित के जाने के बाद कई महीने बीत चुके थे। अब घर में एक नई दिनचर्या बन चुकी थी, शांत, व्यवस्थित, लेकिन भीतर से खाली। सुनीता अब पहले जितनी टूटती नहीं थी, लेकिन वह पहले जैसी भी नहीं रही थी। उसकी आंखों में अब स्थायी नमी थी, जैसे आंसू अब अंदर ही कहीं ठहर गए हों। वह घर के काम करती, खाना बनाती, मंदिर जाती, सब कुछ करती, लेकिन हर काम में एक हल्की सी कमी रहती, जैसे कोई जरूरी हिस्सा हमेशा गायब हो। राजेश ने खुद को काम में ज्यादा उलझा लिया था। वह सुबह जल्दी निकल जाते, देर शाम लौटते। उन्होंने जानबूझकर खुद को व्यस्त रखना शुरू कर दिया था, क्योंकि जब भी वह खाली बैठते, उनके दिमाग में वही दृश्य घूमने लगता, वह आखिरी दिन, वह आखिरी सांस, वह आखिरी बीप। लेकिन चाहे वे कितना भी भाग लें, कुछ यादें पीछा नहीं छोड़ती। एक दिन राजेश घर लौटे तो उन्होंने देखा, सुनीता हर्षित के कमरे में बैठी है, लेकिन इस बार कुछ अलग था। कमरे की सफाई हो रही थी, पुरानी चादरें हटाई जा रही थीं, किताबों को व्यवस्थित किया जा रहा था, और मशीनों को एक कोने में जमा किया गया था। राजेश कुछ पल के लिए दरवाजे पर ही रुक गए। तुम यह क्या कर रही हो? उन्होंने धीरे से पूछा। सुनीता ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन एक गहरी गंभीरता थी। मैं उसे संभाल रही हूँ, उसने कहा। मतलब? राजेश समझ नहीं पाए। मतलब उसकी चीजों को, उसकी यादों को ठीक से रख रही हूँ, उसने धीरे से कहा। वह धीरे धीरे उठी और एक किताब उठाकर बोली। यह उसकी फेवरेट थी, हमेशा साथ रखता था। फिर उसने एक ट्रॉफी उठाई। यह उसने इंटर स्कूल में जीती थी। हर चीज को वह ऐसे छू रही थी जैसे वह कोई खजाना हो। राजेश धीरे धीरे अंदर आए। उन्होंने कमरे को देखा। ये वही कमरा था, लेकिन अब उसमें एक नया भाव था। अब ये दर्द का कमरा नहीं था, ये यादों का कमरा बन रहा था। मैं इसे बदल नहीं रही, सुनीता ने जैसे उनके मन की बात पढ़ ली। मैं बस इसे ठीक कर रही हूँ। राजेश ने धीरे से सिर हिलाया। उस दिन पहली बार उन्हें लगा कि शायद सुनीता अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। पूरी तरह नहीं, लेकिन धीरे धीरे। कुछ दिनों बाद सुनीता ने एक और बात कही। मैं कुछ करना चाहती हूँ। राजेश ने पूछा, क्या? मैं ऐसे बच्चों की मदद करना चाहती हूँ जो अस्पताल में हैं, जिनके पास कोई नहीं है। राजेश कुछ पल के लिए चुप रहे। ये बात अप्रत्याशित थी। क्यों? उन्होंने पूछा। सुनीता ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं जानती हूँ उस दर्द को, उस इंतजार को। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। और अगर मैं किसी एक माँ का दर्द थोड़ा भी कम कर सकूं, तो शायद मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा। राजेश ने उसकी तरफ देखा। उसके भीतर एक नई ताकत थी। दर्द अभी भी था, लेकिन अब वो दर्द किसी और के लिए कुछ करने की प्रेरणा बन रहा था। मैं तुम्हारे साथ हूँ, राजेश ने धीरे से कहा। यह एक छोटा सा वाक्य था, लेकिन उसमें बहुत कुछ था। धीरे धीरे सुनीता ने पास के अस्पताल में जाना शुरू किया। वो वहाँ मरीजों के परिवारों से मिलती, उनसे बात करती, उन्हें सहारा देती। कई बार वह सिर्फ चुपचाप उनके पास बैठती, क्योंकि वह जानती थी कभी कभी शब्द जरूरी नहीं होते, उसकी मौजूदगी ही काफी होती थी।
एक दिन एक महिला उससे मिली। उसका बेटा आईसीयू में था। वह रो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सुनीता ने उसका हाथ पकड़ा। मैं समझ सकती हूँ। और यह सच था। वह सच में समझ सकती थी। उसने उस महिला को गले लगा लिया। उस पल में दो दर्द मिलकर थोड़ा हल्के हो गए। घर लौटते समय सुनीता के चेहरे पर एक हल्की सी शांति थी। राजेश ने पूछा, आज कैसा लगा? सुनीता ने धीरे से कहा, जैसे हर्षित कहीं पास ही है। राजेश ने उसकी तरफ देखा। शायद यही सच था। कुछ लोग चले जाते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी किसी और रूप में हमारे साथ रहती है। समय और आगे बढ़ा। घर अब पहले जैसा नहीं था, लेकिन अब वह सिर्फ दर्द का घर भी नहीं था। अब उसमें यादें थीं, और उन यादों के साथ एक नया अर्थ भी था। एक रात दोनों छत पर बैठे थे। हवा चल रही थी, आसमान में तारे थे। अगर वह होता, सुनीता ने कहा, तो अब तक बहुत आगे बढ़ चुका होता। राजेश मुस्कुराए, हाँ, शायद हमसे भी ज्यादा। दोनों हल्का सा हंसे। ये हंसी छोटी थी, लेकिन सच्ची थी। क्या वह हमसे नाराज होगा? सुनीता ने फिर पूछा। राजेश ने आसमान की तरफ देखा। अगर वह हमें देख रहा है, तो वह खुश होगा, क्योंकि हम टूटे नहीं। सुनीता ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें दर्द कम था और प्यार ज्यादा। समय ने आखिरकार उस कहानी को वहां पहुंचा दिया था, जहां हर दर्द, हर सवाल, हर आंसू और हर फैसले को एक अर्थ मिलना था। हर्षित राणा अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी, उसकी यादें, उसका असर हर दिन राजेश और सुनीता के जीवन में किसी न किसी रूप में जिंदा था। यह अंत था, लेकिन ऐसा अंत जो पूरी तरह खत्म नहीं करता, बल्कि एक नई समझ, एक नया नजरिया और एक गहरी शांति देकर जाता है। कई महीने बीत चुके थे। मौसम बदल चुके थे। सर्दी आई गई, गर्मी आई, फिर बारिश, और हर मौसम के साथ राजेश और सुनीता के भीतर भी कुछ बदलता गया। पहले जहां हर दिन सिर्फ खालीपन महसूस होता था, अब धीरे धीरे उस खालीपन के साथ जीने की आदत बनने लगी थी। दर्द खत्म नहीं हुआ था, वो कभी खत्म नहीं होने वाला था, लेकिन अब वो इतना तीखा नहीं रहा था। सुनीता अब नियमित रूप से अस्पताल जाती थी। वो वहां मरीजों और उनके परिवारों के साथ समय बिताती, उनसे बात करती, उन्हें सहारा देती। कई लोग उसे दीदी कहने लगे थे, कुछ उसे माँ कहने लगे थे। वो हर किसी को एक अलग नज़र से देखती थी, क्योंकि वह जानती थी कि हर इंसान अपने अपने तरीके से टूट रहा होता है। एक दिन अस्पताल में एक छोटा लड़का था, करीब 10 साल का, जो लंबे समय से आईसीयू में था। उसकी माँ लगातार रो रही थी। मुझे डर लग रहा है, मैं उसे खो दूंगी, वो कह रही थी। सुनीता उसके पास गई, उसका हाथ पकड़ा और बहुत धीरे से बोली, डर लगेगा, बहुत लगेगा, लेकिन जब तक वह है, उसके साथ रहो, उसे महसूस करो। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में मजबूती थी। और अगर कभी कोई ऐसा फैसला लेना पड़े जो दिल तोड़ दे, तो याद रखना कि प्यार सिर्फ पकड़कर रखने में नहीं होता, कभी कभी छोड़ देने में भी होता है। वो महिला उसे देखती रही, जैसे उसे पहली बार कोई समझ रहा हो। उस पल में सुनीता ने महसूस किया, हर्षित कहीं गया नहीं है, वो उसके जरिए दूसरों की जिंदगी में मौजूद है। घर में भी अब एक अलग शांति थी। हर्षित का कमरा अब वैसा ही था, साफ, व्यवस्थित और उसकी यादों से भरा हुआ। लेकिन अब वह कमरा दर्द का नहीं, एक सुकून का स्थान बन चुका था। वहां जाते ही एक अजीब सी शांति महसूस होती थी, जैसे वह अभी भी वहीं हो, बस किसी और रूप में। राजेश भी अब पहले से ज्यादा शांत हो गए थे। उन्होंने अपने भीतर के सवालों को धीरे धीरे स्वीकार कर लिया था। कभी कभी वह अब भी रात को उठकर बैठ जाते, खिड़की से बाहर देखते और सोचते, क्या मैंने सही किया? ये सवाल अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अब इसका जवाब ढूंढने की बेचैनी कम हो गई थी, क्योंकि कहीं न कहीं उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया था। एक दिन शाम का समय था, हल्की हवा चल रही थी। राजेश और सुनीता छत पर बैठे थे, जैसे वे अक्सर बैठा करते थे। कुछ देर दोनों चुप रहे,
फिर अचानक सुनीता ने कहा, आज मुझे उसका सपना आया। राजेश ने मुस्कुराते हुए पूछा, फिर से? हाँ, उसने हल्के से सिर हिलाया। वह मुस्कुरा रहा था, बिल्कुल पहले जैसा। उसकी आंखों में हल्की चमक थी। उसने कहा, माँ, मैं ठीक हूँ। राजेश ने आसमान की तरफ देखा। तारे चमक रहे थे। शायद वो सच में ठीक है, उन्होंने धीरे से कहा। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर सुनीता ने धीरे से कहा, अगर उस दिन हम वो फैसला नहीं लेते, वो वाक्य अधूरा रह गया। राजेश ने उसकी तरफ देखा। तो शायद हम आज भी उसी दर्द में होते। उन्होंने पूरा किया। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें पछतावा नहीं था, सिर्फ एक गहरी समझ थी, एक स्वीकार, एक सुकून। हमने उसे खोया नहीं, सुनीता ने धीरे से कहा, हमने उसे आजाद किया। राजेश ने उसका हाथ पकड़ लिया, और उसने हमें जीना सिखाया। हवा थोड़ी तेज हुई, आसमान में एक तारा टूटा। दोनों ने उसे देखा। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन दोनों के मन में एक ही बात थी, वह यही है। नीचे हर्षित का कमरा शांत था, लेकिन अब वो खाली नहीं था। वह भरा हुआ था यादों से, प्यार से, और उस कहानी से जो दर्द से शुरू हुई, लेकिन सुकून पर खत्म हुई। ये कहानी खत्म हो गई, लेकिन इसका अर्थ हमेशा जिंदा रहेगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, तो एक बार कमेंट में जरूर लिखें, स्टे स्ट्रॉन्ग, और बताइए आप होते तो क्या करते। क्या आपने सही फैसला लिया होता, यह उम्मीद कभी नहीं छोड़ते। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ कहानियाँ खत्म नहीं होती, दिल में बस जाती हैं। धन्यवाद।